गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेटा, हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे और वहां पर हम लोगों ने मेनली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता कर लिया था, जहां पर डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम हमारे पास वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते और ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, वहां पर जे थॉमसन साहब की, गोल्डस्टाइन साहब और चैडविक साहब ने हमें बताया कि नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी सब एटॉमिक छोटे पार्टिकल्स हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहीं पर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास जरूर है। हमने ये भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के एक एटम के 1/1837 टाइम्स हैवियर होता है। वहीं पर दूसरी तरफ मैंने बात की थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली एक हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। क्लियर है? हम लोगों ने ये सब बातें कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अभी हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम ने, जो एटम है उसमें थॉमसन साहब ने एटम के बारे में क्या बताया। सबसे पहली बात एटम के बारे में क्या बताई कि भाई जो एटम है ना वो स्फेरिकल नेचर का है। मींस एटम का जो, अगर मैं साइज या शेप की बात करूं तो वो शेप कैसी है? स्फेरिकल नेचर की है। ऐसा स्फेरिकल है। क्लियर आप लोगों को? जहां पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर आप लोगों को? मतलब अगर मेरे पास चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, जो मैं अभी ये लाइन ड्रा कर रहा हूं, इट मींस ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर आप लोगों को? और जहां पर पॉजिटिव चार्ज के समुद्र के अंदर नेगेटिव चार्ज धसे हुए हैं। क्लियर आप लोगों को? ये बात बताई उन्होंने कि भाई हमारे पास एक एटम है वो स्फेरिकल नेचर का होता है। क्लियर है? और एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है, धसा हुआ है किसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज के समुद्र के अंदर। मेरी बात समझ में आई? मतलब अगर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ जगह हमारे को क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्लियर है? ये बात हम लोगों को थॉमसन साहब ने बताई और इस प्रकार से उन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड साहब ने हम लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात, एटम स्फेरिकल नेचर के होते हैं और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है पॉजिटिव चार्ज के समुद्र के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर उन्होंने इसको कंपेयर किया और किसके साथ किया? पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। मतलब इन्होंने क्या किया? वाटरमेलन को इसका एग्जांपल बताया और कैसे बताया कि जिस प्रकार से हमारे पास एक वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उसके अंदर जो रेड पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो सारा कैसा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? पॉजिटिव पार्ट है। और जो उसके सीड्स हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, आपने देखे होंगे, वो सीड्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव। क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल एटम ने ऐसा ही बताया था कि जैसे वाटरमेलन होता है, एटम ऐसे ही होता है। बीच में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा और चारों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज होगा। जो रेड पार्ट होता है खाने वाला, उसको मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान के चलता हूँ। क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की थी कि इससे न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी। अच्छा, एक और आप लोग इसको ऐसे याद नहीं रख सकते, तो आप लोगों ने लड्डू देखे? बूंदी के लड्डू खाने का मन करता है ना कई बार। अभी भी किसी किसी का तो मन कर गया होगा, मुंह में पानी आ गया लड्डू का नाम सुनते। तो जो लड्डू होता है आपने उसमें देखा होगा, एक सारा कैसे कलर का होता है? येलो कलर की बूंदी से बना होता है। क्लियर है? लेकिन कुछ जगह आप लोगों को वहां पर रेड कलर की बूंदी भी नजर आएगी, है ना? रेड कलर की कुछ बूंदी नजर आएगी। इट मींस जो येलो कलर का पार्ट था वो सारा पॉजिटिव चार्ज था और उसमें जो रेड कलर की कई कई जगह जो बूंदी थी उसको हमने किसकी तरह कंसीडर किया? नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया। इलेक्ट्रॉन्स उनको वहां पर धसे हुए, उन्होंने नेगेटिव चार्ज को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स माना। मेरी बात समझ में आ गई?
कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है आप लोगों को? लेकिन ये सब बातें हो गई, उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में हमें नहीं बताया, एटम की न्यूट्रलिटी उन्होंने एक्सप्लेन की, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों को नहीं बताया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत क्या आई उनकी कि भाई एक तो एटम आपको पता है कितना छोटा होता है। क्लियर है? एटम क्या होता है? बहुत छोटा। मतलब आप अगर मिट्टी का या किसी भी चीज का एक पार्टिकल उठाओ, एक पार्टिकल का मतलब समझते हो? बिल्कुल, जैसे मेरे पास क्या है, कोई पत्थर है, पत्थर को अगर मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेता हूँ, समझ में आ गया? उस पाउडर के अंदर से एक पार्टिकल उठाता हूँ, अब उस पार्टिकल का भी हजारवां लाखवां हिस्सा एक एटम के बराबर होता है, उसके साइज की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा होता है एटम। और इतनी छोटी जगह के अंदर दो फ्रीली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों फ्री हैं। देखो, ठीक है, ये एक साथ कैसे स्टेबलिश कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मे बी इनके अंदर इंटरेक्शन होगा, मे बी इनके अंदर क्या हो सकता है, रिपल्सन के भी चांसेस है। मैं मान लो दो इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिव चार्ज नजदीक नजदीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक नजदीक है, तो वहां पर रिपल्सन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब जब रिपल्सन के चांसेस बढ़ गए, मान लो इस एरिया के अंदर रिपल्सन बढ़ गया, तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों दूर जाएंगे तो क्या ये एटम अब स्फेरिकल रह पाएगा? बस सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो ये दूर जाना चाहेंगे, तो क्या एटम स्फेरिकल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। एटम की स्फेरिकलिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई बताई कि भाई ऐसा नहीं होता, आप गलत बता रहे हो आप लोग। हाँ, आपकी बात सही है कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। हम कुछ हद तक ये भी मान लेते हैं कि आपका जो एटम आपने बताया स्फेरिकल नेचर का होता है, लेकिन एटम की इतने छोटे एरिया के अंदर आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दो चार्ज कैसे एक साथ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं? इस बात की बात हमें समझ में नहीं, जरा बताइए हम लोगों को। तो इस प्रकार से थॉमसन साहब इन बातों को एक्सप्लेन करने में थोड़े से सक्षम नहीं थे, ये बातें नहीं बता पाए थे। तो इन बातों से दूर होने के लिए एक दूसरा मॉडल आया और उस मॉडल का नाम था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड साहब ने दिया था। इन थॉमसन साहब की कुछ कमियों को दूर भी किया था और उन्होंने कुछ बात बताने से पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था और उसकी बातें करते हैं। तो जरा देखिए। मेरे पास अभी ये रदरफोर्ड मॉडल का मैंने उनका एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम लोग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के परफॉर्मेंस के बाद ही उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी एटम के बारे में। क्लियर है आप लोगों को? तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या होता है। बेटा उन्होंने क्या लिया, एक लेड कैविटी ली, लेड की कैविटी बनाई उन्होंने, ठीक है, और इस लेड कैविटी के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम था रेडियम। कैसा नेचर था इसका? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हुए जाते हैं। किसके अंदर? अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के अंदर। तो यहां से कुछ अल्फा रेज निकली होंगी जब रेडियो एलिमेंट मैंने लिया है। ये बेटा मैंने बीच में स्लिट्स लगाई है। स्लिट्स किस लिए लगाई है? कि जो ये अल्फा रेज है ये क्या करें? स्ट्रेट मूव करें, स्ट्रेट मूव करें, बिल्कुल सीधी मूव करें। क्लियर आप लोगों को? तो ये स्लिट्स लगाई है। तो ये स्लिट यहां पर मैंने गोल्ड फॉयल लिया है। अब गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया है? क्योंकि गोल्ड आपको पता है सबसे ज्यादा मेलाइबल नेचर का होता है, इसकी बहुत थिन फॉयल हम लोग यूज कर सकते हैं, मेलाइबल नेचर का होता है, ठीक है। और पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। किसकी स्क्रीन लगाई? जिंक सल्फाइड की। तो देखिए क्या हुआ, जब यहां पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा था? अल्फा रेज को बाहर निकाल रहा था। मैंने बताया क्यों निकालता है। तो ये अल्फा रेज जाकर स्ट्राइक की किसके ऊपर? गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करी। समझ में आ गई? गोल्ड फॉयल के ऊपर जाकर इन्होंने स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक करने पर उन्होंने कुछ बातें नोट की। क्लियर है? उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जितनी भी अल्फा रेज थी 99% रेज, क्लियर आप लोगों को? ज्यादातर रेज थी वो बिल्कुल सीधी चलेगी, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी चलेगी गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात ध्यान से सुननी। पहली बात उन्होंने क्या कहा कि ज्यादातर जो रेज थी वो बिल्कुल सीधी चलेगी, और वो ज्यादातर कितनी? 99% रेज बिल्कुल सीधी चली गई। कुछ रेज थी जो डिफ्लेक्टेड हो गई विद सम एंगल थीटा।
किसी एंगल से क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ये एंगल थीटा, यहाँ पर ये थीटा, तो कुछ एंगल से कुछ रेज क्या हो गई, उनमें से डिफ्लेक्ट हो गई। ज्यादातर रेज सीधी गई, उसके बाद क्या हुआ, कुछ रेज उन्होंने देखी कि वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, साइड में जा रही है किसी भी एंगल से। तीसरी उन्होंने बात की कि कुछ रेज ऐसी थी बहुत कम, मतलब हम एक बोल रहा है कि 20,000 के अंदर से ओनली ओनली 20,000 के अंदर से ओनली एक रेज थ्रो बैक, वो गोल्ड फॉयल से टकराकर वापिस आ गई। उन्होंने 3 बात नोटिस की कि ज्यादातर रेज है वो क्या हुई बेटा, यहां पर देखिए कि बिल्कुल सीधी चली गई, कुछ रेज किसी एंगल से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, और कुछ रेज बिल्कुल वापिस क्या आ गई, एज इट इज जिस डायरेक्शन से वो गई थी उसी डायरेक्शन से वो क्या आ गई, वापिस आ गई। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब बातें उन्होंने देखी, और इन बातों को देखने के बाद, नोटिस करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, जरा देखिए इस बात को। उन्होंने कहा कि पहली बात कि एटम का है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज्यादातर पार्ट खाली होता है, एम्प्टी। समझ में आ गया आप लोगों को? भाई जब रेज सीधी जा रही है तो इसका मतलब एटम का, इसमें भी तो एटम प्रेजेंट हो गए गोल्ड फॉयल में। क्लियर है? तो एटम्स का ज्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है, क्या, क्योंकि रेज सीधी चली गई। क्लियर है? दूसरी बात उन्होंने कही कि एटम के पास भी पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? क्योंकि पॉजिटिव बताऊंगा पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कैसे कहा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि एटम के सेंटर के अंदर कोई एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है, कोई एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को? उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन निकाली। पहली क्या निकाली कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है? तीसरा उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर के अंदर कोई एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है। जरा देखिए, मैं मान लेता हूं, आप लोग जरा देखिए एक बार, कि अगर मैं मान लूं आप लोगों से, यहां पर ये रब कर सकता हूं, नहीं करता, चलो छोड़ो इस बात। हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉयल को इस प्रकार से थोड़ा सा जूम किया, बड़ा किया, और बड़ा करके मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाया कि एटम के अंदर ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? अब मान लो कोई अल्फा रेज यहां से आई, आपको पता अल्फा रेज के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर अल्फा रेज यहां से आ रही है, तो अगर कोई अल्फा रेज बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर टकराई है, तो इसका मतलब आपको पता है ये वापिस कहां जाएगा, बिल्कुल टकराने के बाद वापिस बैठ जाएगी। लेकिन अगर कोई अल्फा रेज पास हो रही है, कहीं पे भी नहीं टकरा रही, इसका मतलब आपको ये बात भी क्लियर होगी कि एटम का ज्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कोई अल्फा रेज आई और आके किसी भी इस चार्ज के सराउंडिंग में टकराई, क्लियर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? कोई भी पॉजिटिव चार्ज था उसके सराउंडिंग में यहां पर टकराई, बिल्कुल बारीक से निकली, तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन की वजह से वो अल्फा रेज थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर आप लोगों को? मेरी दोबारा से सारी बातों को सुनिए। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम करके बताता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, जरा देखिए। मैंने कोई भी ये गोल्ड फॉयल ली थी, जिसको मैंने जूम किया और उसके पास मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, एक मान के चलता हूं, तो कुछ रेज आई, वो बिल्कुल कहां चली गई, सीधी। क्यों चली गई, रीजन पता चला, क्योंकि एटम का ज्यादातर पार्ट उसने बताया था क्या होता है, खाली होता है, तो यही मेन वजह रही होगी कि सीधी चली गई। अगर कोई एटम के बिल्कुल पास से निकली है और निकलने के बाद टकराई, तो वो किसी एंगल से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और अगर कोई रेज आकर बिल्कुल इसके सेंटर से टकराई और टकराने के बाद वो कहां चली जाएगी, वापस चली जाएगी। क्लियर आप लोगों को? तो इस ऑब्जर्वेशन को देखकर उसने कहा कि एटम के सेंटर के अंदर एक हैवी बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने क्या बताया कि एटम के सेंटर के अंदर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और एटम का सारा मास उसी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है।
मेरी बात समझ में आई? रदरफोर्ड साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को ऑब्जर्वेशन बता दी थी कि जो भाई एटम होता है ना, एटम क्या होता है भाई, थॉमसन साहब ने बताया था कि स्फेरिकल नेचर का होता है, क्लियर है। और अब रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि एटम के सेंटर के अंदर कैसा चार्ज होता है, बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। अब एटम का जो सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसका मतलब मैं बात करूं किसकी, कि एटम के सेंटर के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर आप लोगों को, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी सेंटर को जहां पर प्रोटॉन और न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोलेंगे यहां पर न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक की बात सभी को समझ में आई? तो भाई ये अपने पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसको एक बार जरा दोबारा से देख लीजिए अच्छे ढंग से। क्या था जरा देखिए, थॉमसन साहब ने बताया कि एटम स्फेरिकल नेचर का होता है। क्लियर है सभी को? एटम के अंदर दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सभी को? लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसी भी वजह से। फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को बातें बताई। पहली बात क्या बताई कि एटम के सेंटर के अंदर एक कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट होती है, ध्यान से सुनना, हैवी बॉडी प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके अंदर सारे का सारा एटम का मास प्रेजेंट होता है, मास कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? अब जब मास कंसंट्रेटेड होता है तो एटम का मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को उसने किसका नाम दिया था, न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। क्लियर है भाई आप लोगों को, ये बातें समझ में आई? ये आप लोगों को रदरफोर्ड ने नोटिफिकेशन दी कि भाई ऐसा ऐसा एटम होता है। क्लियर है? अब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल एटम के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और मास कंसंट्रेटेड इसी के अंदर है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भी इसी के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात यहां तक समझ में? मैं बोला ठीक है भाई, आप लोगों की रदरफोर्ड साहब आप लोगों की बात बिल्कुल बहुत अच्छी, आप लोगों ने एटम के बारे में हमें बहुत बातें बताई, लेकिन अब हमें ये बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रखोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आपने जिक्र ही नहीं किया। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्लियर आप लोगों को, इस न्यूक्लियस से बाहर है। क्लियर आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस से बाहर है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एटम का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ये स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को आउटसाइड द न्यूक्लियस बताया, आउटसाइड द न्यूक्लियस बताया। क्लियर है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बताया, आउटसाइड न्यूक्लियस। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है, और इसका कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। क्लियर है? लग रहा होगा। और उसने ये भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बात भी अपने को किसने बताई, रदरफोर्ड साहब ने बताई। क्लियर है? मैं फिर से बात बता रहा हूं, हमें रदरफोर्ड ने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर है भाई? बोला घूम कैसे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर कहीं पर भी घूम रहे हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। लेकिन अगर कोई चार्ज बॉडी, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर कोई चार्ज बॉडी अंडर द फोर्स, अंडर द फोर्स, फोर्स तो लग ही रहा है, अंडर द फोर्स क्या कर रहा है, घूम रही है, तो इट विल बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक खासी प्रॉपर्टी है कि जब भी वो मूव करती हैं
तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करती हुई मूव करती है, एनर्जी को क्या करती हैं, लॉस करती हुई जाती है और मूव करती हुई जाती है। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज स्पीसीज है, इसके ऊपर भी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, जिसने रदरफोर्ड ने कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन अगर चार्ज स्पीसीज अंडर फोर्स घूमती है तो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करती है। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव कर रही है तो वो मूव करेगी, और मूव करते 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 वो अपनी क्या करेगी, एनर्जी को लॉस करेगी। और जब एनर्जी को लॉस करेगी तो इलेक्ट्रॉन एट लास्ट कहां पर आकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आके गिर गया तो क्या बताओ, अभी एटम की स्टेबिलिटी जैसी होनी चाहिए वैसी रहेगी, नहीं रह पाएगी ना। वही फिर तो थॉमसन वाली बात हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह रहेंगे तो। क्लियर है आप लोगों को? तो इस वजह से रदरफोर्ड साहब भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत मतलब हमारे लिए हेल्पफुल बातें बताई कि भाई एटम होता है स्फेरिकल नेचर का होता है, उसके सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन वो बात फिर गलत, जब और एडवांस थ्योरी आई, एडवांस बातें पता चली हम लोगों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में, हमें केमिस्ट्री के बारे में, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की देखी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर रहे थे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए जा रहे थे। समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक की बातें? तो इस वजह से एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन और बातें बताई एटम के बारे में, जो काफी सेटिस्फैक्टरी थी। इसकी कुछ और भी लिमिटेशंस थी, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस थी आप लोगों के सामने। तो ये हमारे पास एटम का रदरफोर्ड का जो डिस्कवरी, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में कुछ बातें हुई आप लोगों के साथ। तो अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी आगे। अभी आप लोगों को सिर्फ दो बातें पता चली हैं कि भाई एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो इससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।